गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संभवतः अगले सैटरडे संडे को यूपीएससी का मेंस का पेपर होगा, तो हम लोग भी हमारे इंस्टीट्यूट पे उसको आयोजित करेंगे पेपर को। तो आप भी तब तक इंटरनेट पे वो पीडीएफ के रूप में आ जाएगा, मतलब आप देखेंगे बहुत लोग अपलोड कर देते हैं पेपर को। तो चूँकि सुबह का पेपर सुबह 9 से 12 है, तो इंस्टीट्यूट में हम 12:30 से 3:30 फर्स्ट पेपर लेंगे। तो आप भी 12:30 से 3:30 पेपर दीजिए 3 घंटे में। उसी पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 15 तारीख को ऐसे का पेपर होगा, 15 ऐसे है शायद, और सैटरडे है 15 तारीख सैटरडे है, क्या है, फ्राइडे है, नहीं फ्राइडे है, 15 को फ्राइडे है। और सैटरडे संडे को जीएस फर्स्ट सेकंड होंगे। आप निकाल लो ना कितना है, क्या आज संडे है तो अगला संडे कब पड़ेगा, है ना। 16 को संडे आएगा, कब कितना है, 16 को आएगा, कब आएगा, 17 को आएगा, हाँ 17 को संडे आएगा। आज कितना है, 10 तारीख है, हाँ तो अब 17 को आएगा, तो वही 15 को फ्राइडे है। तो 15 तारीख को सुबह में 12 बजे आपको टेस्ट वो ऐसे का पेपर मिल जाएगा, तो आप ऐसे दीजिए। फिर मुझे नेक्स्ट टाइम चेक कराइए जब भी, पर वही चेक कराइए जो आपने वहाँ 3 घंटे में लिखा है, ज़्यादा सोच समझ के नहीं। जैसे ही पेपर आपको दिखेगा आप लिखिए, जैसे एग्ज़ाम वाले लिखते हैं वैसे लिखिए। ठीक ऐसे ही 16 और 17 को सैटरडे संडे होगा, तो 12:30 से 3:30 फर्स्ट पेपर लिखिएगा। फिर 2 से 5 में वो मिलेगा आप सेकंड पेपर। तो घर पे बैठ करके 5:30 से 8:30 तक सेकंड पेपर लिखिए। तो क्लास हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि मैं ये एक्सरसाइज करवाऊंगा वहाँ पे, और फिर उसको चेक भी करूंगा, तो रात की 10 बज जाएगी। तो क्लास लेने के लिए तो नहीं आ पाएंगे। पर आप भी फ्री मत रहिए, आपका हम नेक्स्ट टाइम चेक करके बता देंगे, यानी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसको तो करिए ज़रूर, इस एक्सरसाइज को करिए। अच्छा मौका है ताकि आप अगले साल, 1 साल बाद, 2 साल बाद जब भी मेंस में जाएंगे तो रियल एक्सरसाइज हो पाएगी एग्ज़ाम वाली। ऐसा लगेगा जैसे आपने अटेम्प्ट किया है, इस बार एग्ज़ाम का अटेम्प्ट दिया है, ऐसा महसूस होना चाहिए आपको। आप ही का एग्ज़ाम मान करके एग्ज़ाम दीजिए। तो एक ये करेंगे। फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे को भी एक दिक्कत आएगी एक दिन के लिए, क्योंकि उस दिन ऑप्शनल का पेपर होगा, तो एक ही दिन क्लास हो पाएगी। नेक्स्ट सैटरडे संडे को भी एक ही दिन क्लास होगी। तो उसी में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट इकोलॉजी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आज शुरू कर रहे हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी, लेकिन 3 दिन सैटरडे संडे को छुट्टी होगी, यानी 4 जो दिन हमको मिलते हैं उसमें से एक दिन क्लास हो पाएगी। मजबूरी है थोड़ी सी, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो मोमेंटम बना रहे, क्योंकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, सीरियसली अगले साल अटेम्प्ट करेंगे, तो उनको थोड़ा समय देना होगा। आपको भी देंगे, जितने भी बच्चे ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी ये एक्सरसाइज करें, ठीक है। अच्छा लिखते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो ऐसा ज़रूर करें। तो ये टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी 3rd पेपर का पार्ट है, जीएस पेपर 3 मेंस, और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप इसका वेटेज देखेंगे तो 30% वेटेज है
5 क्वेश्चन भी आते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं इन्वायरमेंट के। इन्वायरमेंट से 3 प्रश्न तो आते ही हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। और अगर आप नंबर मार्क्स के हिसाब से देखें तो 250 में से 85 मार्क्स तक पिछले 10 सालों में गया है, और मिनिमम 50-40 तक जाता है, लेकिन 65 अभी जो एवरेज चल रहा है वो 65 मार्क्स का है। 65 मार्क्स का वेटेज है 250 में से, 250 में से 65, तो अच्छा खासा वेटेज है, 30% तक है। 25 से 30% हिस्सा तीसरे पेपर का यही है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। और तीसरे पेपर में सबसे कम नंबर आते हैं। जो अभी हमने साइंस टेक देखा वो भी तीसरे पेपर का हिस्सा है, बीच में हम सिक्योरिटी देख रहे थे वो भी तीसरे पेपर का हिस्सा है, और इंडियन इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये जो हिस्सा है ये भी 30% है, 25 भी है, 30 भी, जैसा भी। तो सिलेबस थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, क्या क्या सिलेबस में है। पहला इकोलॉजी, पहला हिस्सा है इसका इकोलॉजी। अगर आप बात करें तो इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पर्यावरण संरक्षण, तो पॉल्यूशन से बाहर निकलने की बात है। एक चीज इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पॉल्यूशन से बाहर निकलना, पॉल्यूशन कंट्रोल, तो कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जलवायु परिवर्तन, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जो हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं, एक आज की क्लास रहेगी और एक शायद सैटरडे या संडे में जो भी 25 तारीख के आसपास, यानी 15, 17, 16, 17 के बाद जो भी, यानी 23, 24 तारीख के आसपास जो भी संडे या सैटरडे पड़ेगा, एक तो ऑप्शनल वाला डे होगा, उस दिन आप ऑप्शनल की टेस्ट देंगे, अपने ऑप्शनल का, आप जो भी ऑप्शनल करते हैं। उसके अलावा फिर जो सैटरडे या संडे में जो भी खाली रहेगा उस दिन क्लास होगी, है ना, ऑप्शनल वाला एक डे है, उसमें भी हम इन्वायरमेंट ही करेंगे। उसके बाद फिर हम कल्चर में चलेंगे, तो 2 क्लास है, तो वो होमवर्क हम बाद में देंगे। तो आज काफ़ी हद तक मैं होमवर्क देने की कोशिश करूँगा आपको, ताकि सप्ताह भर आप साइंस एंड टेक तो बचा हुआ आप करेंगे ही, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये वेटेज वाला भाग है, इसमें 2 तरह की चीज़ें, 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। तो इकोलॉजी के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इकोलॉजी स्टैटिक पार्ट है, वो एक स्टैटिक पार्ट है, वो बदलता नहीं है। तो इकोलॉजी में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम, प्री में आता है। तो ये प्री में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये जो हिस्सा मैंने आपको यहाँ बताया है, प्री में 35 क्वेश्चन आए थे 2014 में, 100 में से 35 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। अब ये जो आज मैंने अभी आपको सिलेबस लिखवाया, इसका 90% हिस्सा, 85% हिस्सा करंट अफेयर्स है। जैसे क्लाइमेट चेंज पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और वो करंट अफेयर्स होता है कि उस साल कौन सा डिजास्टर भारत में हुआ है, उसी का क्वेश्चन बनता है। तो ये पक्का क्वेश्चन है, तो इससे आप पेपर का पता लगा सकते हैं, पहले से ही पता लगा सकते हैं कि पेपर पक्का कौन सा आएगा। जैसे गुजरात में सुपर साइक्लोन आया तो वही आ जाएगा कि व्हाट इज़ सुपर साइक्लोन, इस साइक्लोन का नाम क्या है, फिर उसके क्या प्रभाव हैं, फिर उसके क्या कारण हैं,
ठीक है, फिर उसके असेसमेंट पूरे, फिर वे फॉरवर्ड वही क्या करना चाहिए, हम भारत सरकार ने इसके लिए क्या किया था रोकने के लिए, और फिर क्या करना चाहिए, और लास्ट में कंक्लूजन। तो ये आंसर का डिज़ाइन है फिक्स। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और 100% वो जो आता है वो करंट अफेयर्स का ही होता है। क्लाइमेट चेंज पे जो क्वेश्चन आता है वो भी करंट अफेयर्स का ही होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे जो क्वेश्चन आता है वो भी करंट अफेयर्स का ही होता है। केवल बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी इसलिए जनरली उनके सवाल नहीं आते हैं, सिलेबस में होते हुए भी नहीं आता, इनडायरेक्टली सिलेबस में है बट आते नहीं हैं। तो कौन से हिस्सों पे फोकस करना है वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में करंट अफेयर्स पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं तो आप पूरा 60-65 नंबर का अच्छा फ़ायदा उठा पाएंगे और फिर ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो फिर मार्क्स मिलते क्यों नहीं है? जो हम बात बता रहे हैं वो तो बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चों को पता होगी। बात ये है कि मार्क्स इसलिए नहीं मिलते हैं कि लोग स्टोरी बना के आते हैं, स्टोरी लिखते हैं, कहानियाँ लिख के आते हैं, जबकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये डिमांड करते हैं कि आप फैक्चुअल लिखेंगे, थोड़ा कुछ फैक्ट्स बताएंगे, उसके आसपास फिर लिखेंगे। लोग फैक्ट नहीं बताते, केवल कहानियाँ बताते हैं। वो सोचते हैं कि हम बताएं कि कितना कुछ नुकसान है, नहीं, आप पर्टिकुलर बताइए, उसकी एक टर्मिनोलॉजी विकसित कीजिए, उन टर्मिनोलॉजी में लिखिए, भाषा का सुधार कीजिए। इन्वायरमेंट इकोलॉजी की एक लैंग्वेज होगी लिखने की, उसको लिखिए, ठीक है। तो हम वही सीखते हैं कैसे लिखना है आंसर, तो एग्जाम्पल के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लाइमेट चेंज को ले लेते हैं। सबसे पहला हिस्सा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है, तो उसकी डेफिनेशन से चलना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज तापमान में परिवर्तन है, सबसे बड़ी चीज़ है, और ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड ज़्यादा, एंथ्रोपोजेनिक ज़्यादा है। दोनों कारण हैं क्लाइमेट चेंज के, नेचुरल कॉजेज भी हैं, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन हो गया तो भी क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे उदाहरण भी हैं। ओशनिक करंट में चेंज आ जाएगा तो भी क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। समुद्री जलधाराएं अगर बदल जाएं, जो गर्म है वो ठंडी हो जाएं, ठंडी वाली गर्म हो जाएं, तो भी चेंज आ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वेदर एक्टिविटीज़, जो अगर बदलती हैं तो फिर क्लाइमेट चेंज कहलाता है। बट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी है, कार्बन एमिशन, कार्बन का उत्सर्जन। हम वातावरण को गर्म, जीएचजी एमिशंस, जीएचजी एमिशंस क्लाइमेट चेंज के कारण। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, नॉन वेजिटेरियनिज्म ऑल्सो। नॉन वेजिटेरियनिज्म में क्यों? क्योंकि लाइव स्टॉक तैयार करेंगे, उसी का नॉन वेज बनाते हैं वो। तो एक तो लाइव स्टॉक तैयार करना, नॉन वेज खाने के लिए उसको पहले तैयार करने के लिए बहुत सारा आपको खेती करना पड़ती है, घास खिलानी पड़ती है, उसको बड़ा करते हैं, तो पर्यावरण का कितना विनाश करते हैं आप। तब जा कर के नॉनवेज जिसका खाया जाता है वो एनिमल बड़ा होता है, फिर उस एनिमल को एकदम से खा डालते हैं, तो आपने तो पूरा ही सिस्टम कोलैप्स कर दिया, फूड चेन। तो ये जो है, ये नॉन वेजिटेरियन बहुत महंगी चीज़ है क्लाइमेट चेंज के लिए। इसलिए जितने जितने नॉन वेजिटेरियन लोग बढ़ेंगे, फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम बढ़ेगी, ठीक है। उसके अलावा मीथेन बहुत बड़ा कारण है, जो लाइव स्टॉक से भी निकलती है और एग्रीकल्चर से भी निकलती है। एक और चीज़, क्लाइमेट चेंज हम तब कहेंगे कि
ये जो एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल जो कॉजेज हैं ये तो ठीक है, मैन मेड है और नेचुरल है और वो तो हमने लिख दिया, लेकिन इम्पैक्ट निगेटिव पड़ रहा हो, जलवायु का परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव हमारी सोसाइटी पर, हमारे स्वास्थ्य पर, मनुष्यों पर और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हो, जीवन पर नकारात्मक प्रभाव होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको क्लाइमेट चेंज कहेंगे। जैसे हीट बहुत बढ़ जाना, ठंड बहुत ज़्यादा, हार्श विंटर होते हैं जो सहन ही नहीं कर सकते आप, ऐसा विंटर आ जाना, फिर फसलों का ख़राब हो जाना, तो हमारी इकोनॉमी का ख़राब होना, हमारी ज़िंदगी तबाह होना, हमारे अंदर माइग्रेशन हो जाना, ये सारी चीज़ें जब होने लगती हैं तो उसको हम क्लाइमेट चेंज कहेंगे। तो क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन समझ में आ गई। मैनमेड यानी कि मानवीय कारणों से, पर्यावरणीय प्राकृतिक कारणों से ऐसा परिवर्तन जिसमें वो गैसियस चेंजेस होंगे, वातावरण गर्म होगा या अत्यधिक ठंडा होगा, दोनों चीज़ हो सकती है, ग्लेशियर्स कम हो सकते हैं, और उसका फिर मानवीय जीवन पर नकारात्मक, उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसे क्लाइमेट चेंज कहा जाता है, जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। डेफिनेशन समझ में आई। डेफिनेशन के दो हिस्से हैं, एक में कारण है और वो चीज़ें, और दूसरे में प्रभाव है। ध्यान रखिए, हमेशा जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे या डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे, इस प्रकार की चीज़ों में हमेशा कारण को और प्रभाव को, कॉजेज एंड इम्पैक्ट, दोनों चीज़ों को लेंगे, कॉज भी लेंगे और इम्पैक्ट भी लेंगे, तो फिर आपका आंसर थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लगेगा। तो जब आप इस लैंग्वेज में आंसर देना शुरू करते हैं ना, तब मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो मार्क्स कम आने का कारण समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन पर सोच कब से विकसित हुई? तो सबसे पहले 1965 में यूनाइटेड स्टेट ने, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ने, यूएस ने, अमेरिका ने सबसे पहले विचार उठाया था कि उन्होंने उसको जो है उस समय में इन्वायरमेंटल चेंज कहा था, पर्यावरणीय परिवर्तन कहा था, क्लाइमेट चेंज नहीं कहा था। इन्वायरमेंटल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल चेंज, कि हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एक वर्ड और यूज कर लीजिएगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय विघटन, बहुत एक कॉमन वर्ड है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये बात उन्होंने बहुत पहले बताई थी, 1965 और 67, 69 के आसपास तो स्वीडन में और यहाँ खूब चर्चाएं चलने लगी। इसलिए 1972 का स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, स्टॉकहोम समिट, उसको स्टॉकहोम समिट बोल लीजिए, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 पहली बार पर्यावरण पे सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, और वहां पर ये चीज आई कि जलवायु परिवर्तन, और यहीं पे जन्म हुआ UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो संयुक्त राष्ट्र ने इसमें भाग लिया, और संयुक्त राष्ट्र के तहत जो सदस्य देश थे, मेंबर सिग्नेटरीज, इंडिया वॉज सिग्नेटरीज देयर। इंदिरा गांधी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने पर्सनली इंटरेस्ट लिया था। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1972 की, वहीं से आने के बाद में वाइल्ड लाइफ एक्ट बना था 1972, वाइल्ड लाइफ एक्ट, और उसी के अगले साल प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973। ये सब चीजें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से ही शुरू हुई थी। वन्य जीवों को बचाना, पर्यावरण को बचाना, जंगलों को बचाना, वातावरण को ठीक करना, जलवायु को ठीक करना, उसके प्रभावों को कम करना, नकारात्मक प्रभावों को कम करना, ये सब चीजें उसी में थी।
1972, ठीक है। उसके बाद जो बड़ा सम्मेलन हुआ वो रियो सम्मेलन 1992, फिर छोटा छोटा होता रहा लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं था। 1992 रियो सम्मेलन। मैंने स्टॉकहोम इसलिए बताया क्योंकि स्टॉकहोम के समझौते को 50 साल हुए हैं। स्टॉकहोम में जो एग्रीमेंट हुआ था, सभी सिग्नेटरीज ने वादा किया था कि हम सब वहां जाकर के अपने अपने देश में कानून बनाएंगे, काम करेंगे और जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चीजें थी ये 1972 की 50 साल हो गए हैं उसको अभी 2022-23 में, इसलिए इसका सवाल आ सकता है और ये खबरों में है। 1992 को भी 30 साल हो गए हैं रियो, जहां पर एक वर्ड निकल करके आया था 1987 में। एक वर्ड था, बर्टलैंड कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वर्ड दिया था, सतत विकास। बर्टलैंड कमीशन 1987 जो आधार बना था 1992 के रियो सम्मेलन का, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। वो 1992 का जो रियो सम्मेलन है उसमें ये आया कि विकास तो करना है लेकिन सतत विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रकृति को बचाते हुए, जलवायु को बचाते हुए, जंगलों को बचाते हुए विकास करना है। रियो सम्मेलन, रियो अर्थ समिट भी बोलते हैं हम लोग। और ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़े हैं। बाद में क्योटो प्रोटोकॉल 1997, क्योटो प्रोटोकॉल में कमिटमेंट और बढ़ गया। जो मेंबर कंट्रीज थे वो सब बाध्य होने लगे कि हम इससे बाध्य हैं। प्रोटोकॉल क्योंकि मामूली डिक्लेरेशन नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, प्रोटोकॉल है, टाइम लिमिट है। और उन्होंने कहा कि देखिए जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति है, भाप का इंजन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आई है, इसके पहले जितना टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही ऊपर हमको जाना चाहिए। ये पेरिस वाले में भी आएगा, लेकिन यहां पर तो हम लोग जो है सन 2000 तक, 2003 तक, 1997 तक हम लोग इस समय में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी, सांद्रता हवा में, उससे ज्यादा नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बाद फिर विकास हुआ। 2004 कोपेनहेगन, साउथ अफ्रीका था और साउथ अफ्रीका के बाद कोपेनहेगन हुआ 2009-10 और कोपेनहेगन में आकर के और ज्यादा हमने बड़े संकल्प लिए। लेकिन इस बीच आप जानते हैं कि ओबामा, ये ट्रंप, ये सब चलता रहा। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट, ओबामा, पेरिस एग्रीमेंट, प्रधानमंत्री मोदी गए थे और पेरिस एग्रीमेंट 2015 एक और माइलस्टोन है जहां हमने कठोरता से संकल्प लिए और तब तक क्योटो प्रोटोकॉल वॉज ओवर, उसकी जो डेडलाइन है वो सब निकल चुकी थी। और अब हमने कहा कि अब हम क्या करें दुनिया में पर्यावरण को बचाने के लिए। तो 2015 का जो पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस था, कॉप जिसको हम लोग कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें पेरिस एग्रीमेंट हुआ। भारत ने भी भाग लिया, बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और वहां एक कंसेप्ट आया कि देखिए पहले हम लोग टॉप टू बॉटम अप्रोच कर रहे थे। टॉप टू बॉटम अप्रोच में क्या कर रहे थे, ऊपर से थोप रहे थे कंट्रीज के ऊपर कि तुमको ये इतना एमिशन कम करना है, इतनी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है, वो ऊपर से थोपा जा रहा था। अब एक काम करना है कि
बॉटम अप अप्रोच लेके चलना है। आप अपने देश की नीति बनाइए और हमें बताइए कि तुम कितना कम कर लोगे, क्योंकि ऊपर से बताया वो तो हुआ, काम किया नहीं उसने। पेरिस क्लाइमेट डील में ये हुआ कि ये जो एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट, कि देखिए मिनिमम 1.5 का तो रखना ही है, लेकिन अगर न कर सको तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तो किसी भी कीमत पे नहीं जाना देना है। तो यहाँ हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि सारे वैज्ञानिक बता चुके हैं कि यानी कि 2100 आते आते आज से 70 साल बाद 3.5 से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर होगा। और अभी जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसान हमको दिखाई दे रहे हैं वो 1.5 डिग्री की वजह से दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन 3.5 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, तब क्या होगा, तब क्लाइमेट चेंज का असर कितना ज़्यादा होगा, जलवायु परिवर्तन का स्तर। तो इसलिए 2 डिग्री सेल्सियस वाला तो रखो कम से कम, मिनिमम, मतलब वहाँ तक तो जाना ही है। लेकिन अगर आप कर सको तो 1.5 वाला भी रिजोल्यूशन जिंदा है, जो संकल्प उठाया था वो जिंदा है, वो ख़त्म नहीं किया है, लेकिन वहाँ तक तो पहुँच गए लगभग। तो 1.5 तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे। अब वो 2 डिग्री सेल्सियस की बात होने लगी है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो पेरिस में जो चीज़ निकल कर के आई है, बॉटम टू अप अप्रोच, नीचे से लेकर के आप तय करो। तो उसके लिए बनाए गए एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। पहले बीच में जो वर्ड यूज किया था 2015 में, उसको आईएनडीसीज बोलते थे, इंडिजिनसली नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। आजकल उसको सीधा एनडीसीज बोल देते हैं। और वो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वो किस में बदल गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और जो स्टडी रिपोर्ट्स देता है उस संस्था को बोलते हैं आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। वो केवल रिपोर्ट्स देते हैं, वो किसी प्रकार का कोई रिजोल्यूशन, एग्रीमेंट, कॉन्फ्रेंस, ये सब चीज़ें नहीं है, ओनली रिपोर्ट। सो अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी रिपोर्ट ये सारा जो है एक्सरसाइज होता है। क्लियर हो गया? आईपीसीसी डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट एजेंसी है। और वो कहाँ से लेता है? वो खुद का अपना कोई साइंटिफिक पैनल नहीं है उनका। और तमाम साइंटिस्ट, तमाम एजुकेशनिस्ट, तमाम रिसर्च पेपर, दुनिया भर में जो कुछ भी फ्लोट कर रहा है नॉलेज, उस नॉलेज को इकट्ठा करके उससे वो उनके एक्सपर्ट जो हैं वो रिपोर्ट बनाते हैं। उनके पास कोई अलग से मैन पावर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। ठीक है? तो ये क्लियर हो गया होगा। तो यूएनएफसीसीसी के माध्यम से, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के माध्यम से 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के तहत नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, प्रत्येक देश निर्धारित करेगा कि हमारा क्या योगदान होगा, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा क्लाइमेट चेंज वाले में। तो भारत ने बहुत सारी बातें की है कि 2030 तक हम ये कर लेंगे। हम नेट जीरो एमिशन का टारगेट 2070 का दे के आए हैं कि हम 2070 तक नेट जीरो कर देंगे। हम सोलर ऊर्जा बढ़ाएंगे, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बढ़ाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ा लेंगे, फॉरेस्टेशन ज़्यादा करेंगे, रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन बोथ, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में खूब काम करेंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है? तो भारत कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन भी करेगा, यूटिलाइज भी करेगा, कार्बन को स्टोरेज करने की बात भी करेगा। और इस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज करेंगे और ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ भी जाएंगे। इसके लिए अब ये जो चीज़ है ये एक तरह की लग्जूरियस चीज़ है, गरीब देशों के लिए मुश्किल है। जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एलडीसीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील देश हैं, बहुत कम विकसित देश हैं। विकसित देशों के लिए तो ठीक है कि वो ऐसे काम कर सकते हैं,
लेकिन क्या गरीब देश, विकासशील देश भी ऐसा काम कर सकते हैं? उनको दो तरह के कंस्ट्रेंट होते हैं उनके सामने, दो तरह की दिक्कतें होती है। फर्स्ट, फंड की दिक्कत होती है, फंड की दिक्कत होती है। दूसरी, टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, क्योंकि R&D वो इतना नहीं कर सकते। तो पेरिस एग्रीमेंट में फिर दो चीजें निकल करके आई 2015 में, कि जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों को, विकासशील देशों को फंडिंग करेंगे, पैसा देंगे। उसको बोलेंगे क्लाइमेट फिनेंस, जलवायु वित्त। कहानी समझ में, कहानी टाइप लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, मुझे लगता है एनवायरमेंट वाला खास करके आपको क्लाइमेट चेंज की कहानी चल रही है। दो तरह की चीजें देंगे, जलवायु वित्त देंगे, क्लाइमेट फिनेंस, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। हिचकिचाएंगे नहीं कि ये टेक्नोलॉजी हमने तैयार की है, हमारा पैसा लगा है, हम क्यों दें? अरे भाई, आसमान, दुनिया, ग्लोब, ये तो एक ही है ना। तो यहीं से तो कंसेप्ट आया था, वन अर्थ वन फैमिली वन ग्लोब। 1972 की थीम थी ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की, वन अर्थ वन फैमिली। हमारे पास रहने के लिए एक ही घर है, ये 1972 में बोला गया था, दूसरा घर नहीं है। इसलिए ये सामूहिक प्रयास होने चाहिए। कोई भी अगर पीछे रह गया, कई लोग बोलते हैं पाकिस्तान कटोरा पकड़ लेगा, ये हो जाएगा, और उसमें उनको बहुत मजा आता है। भाई, कटोरा पकड़ लेगा, भूखों मरेगा तो पेड़ काटेगा, पेड़ जलाएगा, गैस के चूल्हे पे थोड़ी करेगा वो खाना। पेड़ काट के पेड़ पे जो लगा हुआ है उसी को पका करके खा जाएगा। तो फिर जो कार्बन एब्जॉर्ब करने वाली चीज है वो तो खा गया वो, और धुआं अलग निकाल दिया उसका। तो ग्लोबल वार्मिंग होगा तो फिर अमृतसर और लाहौर कोई दूर है क्या? तो उसका धुआं तो इधर भी आएगा ना, गर्मी का असर तो इधर भी आएगा। पड़ोसी आपका गरीब हो जाए, उसका मकान गिर जाए, उसके घर में आग लग जाए, जश्न मनाने से बात नहीं बनेगी। ग्लोबल वार्मिंग, ये वन अर्थ वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम जो G20 में लिखा हुआ यही तो है। एक तरफ जश्न मना रहे हैं G20 का, और एक तरफ उस बात का जश्न मना रहे हैं कि उसका कटोरा आ गया। तो बर्बाद तो तुमको ही करेगा। ग्लोबल वार्मिंग होगी ना गरीबी में, तो गरीबी और ग्लोबल वार्मिंग यानी क्लाइमेट चेंज विशियस साइकिल है। जितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज उतनी ज्यादा गरीबी, फिर जितनी ज्यादा गरीबी उतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। विशियस साइकिल, दुष्चक्र। इसको लिखना परीक्षा में कि गरीबी के साथ जुड़ा हुआ है, वो सीधा समानुपाती होता है। ज्यादा गरीबी मतलब ज्यादा क्लाइमेट चेंज, और ज्यादा क्लाइमेट चेंज का मतलब ज्यादा गरीबी। इंटरडिपेंडेंट है। गरीब आदमी क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकेगा? तो पड़ोसी गरीब होगा तो असर तो आप ही के ऊपर आना, फिर आप गरीब होगे, आप गरीब होगे, फिर वो और गरीब होगा, फिर वो आपको और ज्यादा गरीब करेगा। क्लियर? समझ में आया? तो इसलिए ये जो जश्न मनाते हैं, वहां इतना हो गया, वहां फलाने का भाव इतना हो गया, अब वो ये खाने को तरस गए, तो ये जश्न मनाने की नहीं, सिर पीटने की चीज है। ये समझने की जरूरत है। और खास करके जब आप एक तरफ नारा लगा रहे हो वन अर्थ वन फैमिली, पूरी वसुधा हमारा परिवार है, पूरी धरती परिवार है, तो ये तो फिर सबसे क्लोज परिवार है क्योंकि आपके सबसे पास है। अमेरिका वाला तो बहुत दूर है, उसके कंधे पे हाथ रखने से पहले यहाँ कंधे पे हाथ रखना पड़ेगा। ठीक है, सबक सिखाना अलग बात है। ठीक है ना? चलिए, मुझे लगता है अर्थ समझ में आया होगा। खास करके क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में तो राजनीति अलग चीज है। तो दो चीज हो गई, क्या क्या? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जलवायु वित्त। ये दो चीजें और निकल करके उसमें से आई। कार्बन क्रेडिट जो पहले से चल रहा था क्योटो प्रोटोकॉल में, वो इसको सस्टेन किया गया। कार्बन क्रेडिट, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप उत्सर्जित करने से, एमिट करने से रोक लेते हैं तो 1 कार्बन क्रेडिट तैयार होता है। किसी कंपनी में
अगर ऐसे प्रयास किए गए हैं कि उन्होंने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एमिशन होने से रोक लिया, और 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होने से रोक लिया आपने, इसका मतलब आपने 1 क्रेडिट अर्जित कर लिया। इस क्रेडिट को आप बेच सकते हैं। किन्हें बेच सकते हैं? किसी को भी बेच सकते हैं। तो कार्बन क्रेडिट का व्यापार होता है खास करके डिस्कॉम कंपनीज में। भारत की जो डिस्कॉम कंपनीज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है इलेक्ट्रिसिटी, इस इलेक्ट्रिसिटी बनाती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है, क्योंकि वो कोयला जना के बिजली बनाती हैं, उन्हें अपना कार्बन क्रेडिट कम करने के लिए, मतलब कार्बन क्रेडिट बढ़ाने के लिए दूसरों से कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ते हैं। तो इसका भी शेयर मार्केट की तरह मार्केट है। कई लोग कार्बन क्रेडिट खरीद के रख लेते हैं, बाद में डिस्कॉम कंपनी को महंगी कीमत पे बेचते हैं, क्योंकि डिस्कॉम कंपनी को तो जरूरत पड़ेगी, उसको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो समझ में आया ना? तो ये सब व्यापार है, इसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग मीन्स ट्रेड ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। जो भी लो कार्बन एमिट करता है वो कार्बन क्रेडिट अर्न करता है, उसका सर्टिफिकेशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से भी और उससे भी, और उसके कार्बन क्रेडिट जमा हो जाते हैं तो वो एक तरह से कैश की तरह होते हैं। फिर जो कंपनियां, जो फैक्ट्रियां कार्बन उत्सर्जन को रोक नहीं पाती, उन्हें अपना न्यूट्रल करने के लिए उनसे खरीदना होता है, यानी उन्हें पैसा देना होगा। तो जिस कंट्री ने मान लिया जाए बहुत सारे कार्बन क्रेडिट जमा कर लिए, तो जो कंट्री ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है वो उससे कार्बन खरीदता है। इसी को बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। क्लियर होता जा रहा है ये चीजें। ये सब पेरिस एग्रीमेंट में और स्ट्रांग किया गया है। और पेरिस एग्रीमेंट में 2 वर्ड और बहुत अच्छे से आए हैं, उनको भी क्लियर कर लीजिए, ताकि पेरिस से आगे जाएंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। फर्स्ट मिटिगेशन एंड सेकंड एडाप्टेशन। मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट होंगे उनको मिटिगेट करना, कम करना। मिटिगेट करना मतलब कम करना। मिटिगेशन, मिटिगेशन ऑफ इम्पैक्ट्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, ऑफ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना। तो दुनिया भर में जो क्लाइमेट फिनेंस है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, वो मिटिगेशन के लिए भी किया जाता है। कंट्रीज बोलते हैं हमको मिटिगेट भी करना है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो और आप मिटिगेशन नहीं कर पा रहे हो तो एडाप्टेशन, यानी कि जलवायु परिवर्तन होगा ही होगा और हमें उसके साथ अनुकूलित होते हुए रहना है। सो अनुकूलन, एडाप्टेशन। जैसे कि सी लेवल राइज होगा तो कोस्टल एरिया के जो सिटीज हैं वो डूबेंगे, सबमर्ज्ड होंगे, सिंक होंगे। जकार्ता को मैंने बताया था फास्टेस्ट सिंकिंग कंट्री सिटी इंडोनेशिया, इसलिए उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज कर दिया क्योंकि वो डूब रहा है। तो बाहर रिटेनिंग वॉल बनाना ताकि समुद्र का पानी शहर में घुस ना पाए, उसके लिए एक वॉल तैयार करना, जैसे डैम में वॉल बनाते हैं। तो ये क्या हुआ? रिटेनिंग वॉल, एडाप्टेशन। ये जो फंड है, इसके अलावा भी ग्रीन क्लाइमेट फंड, GCF, और भी फंडिंग की बहुत सारी एजेंसीज हैं। बहुत सारे ग्रीन बॉन्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे बॉन्ड हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए बॉन्ड यूज किए जाते हैं, उनको ग्रीन बॉन्ड्स बोलते हैं। बहुत सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और वो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए प्रयास करते हैं, तो वो अपने बॉन्ड जारी करते हैं। तो स्थानीय स्तर पर पैसा इकट्ठा करने का कई सारा तरीका है, बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स इस फील्ड में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये उतना फायदे का सौदा नहीं लग रहा है। तो अभी भी फंडिंग में प्राइवेट सेक्टर की कमी है, इन्वेस्टर्स नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं है। ये सब का सब मिलकर बनता है क्लाइमेट फिनेंस। अमीर देश गरीब देशों को पैसा देंगे ताकि वो अपना मिटिगेशन प्रोसेस कर सकें, एडाप्टेशन कर सकें, टेक्नोलॉजी देंगे ताकि वो जल्दी जल्दी उस नई टेक्निक का इस्तेमाल करके फिर हम लोग
जो इंजन बनाते हैं, फ्यूल यूज़ करते हैं, तो भारत स्टेज 6 में हम लोग आ गए हैं, जो यूरो 6 का कॉपी है। 2025 में यूरोप में यूरो 7 आ जाएगा, तो हम भी शायद भारत स्टेज 7। ऑलरेडी इंडिया नहीं बोला, कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब भी उसको भारत ही बोला गया था, भारत स्टेज फर्स्ट, इंडिया स्टेज फर्स्ट नहीं बोला गया था। इसलिए भारत इंडिया वाला झंझट नहीं है ज़्यादा। कई बार आप देखोगे तो कांग्रेस के समय में भी जो बहुत सारे कार्यक्रम हुए उनमें उन्होंने, या योजनाएं थी उसमें उन्होंने भारत शब्द ही यूज़ किया है। भारत निर्माण, इंडिया निर्माण नहीं था। मनमोहन सिंह की जो 6 चीज़ों की योजना थी उसको भारत निर्माण ही कहते थे। इंग्लिश में भी भारत निर्माण ही लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो भारत इंडिया तो एक जैसा ही है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है ना, कोई भी यूज़ करता। वो तो नाम उन्होंने रख लिया गठबंधन का इंडिया, इसलिए बवाल मच गया। अदरवाइज दोनों ही यूज़ करते हैं, दोनों ही यूज़ करते हैं। नाम ही भारत माता है। जवाहरलाल नेहरू ने तो पहला चैप्टर ही ये लिखा है, हु इज़ भारत माता, भारत माता कौन है, पहला चैप्टर ही है। भारत माता की जय कोई अभी से थोड़ी बोली जा रही है, स्वतंत्रता संघर्ष में भी बोली जाती थी, ठीक है। तो उसका कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना, हम लोग पॉलिटिसाइज नहीं करना है किसी भी मुद्दे को। कॉपी चेक करने वाले दोनों पार्टी के होते हैं, तो रिस्क है। आप अगर कोई भी तरफ झुकेंगे फंसेंगे। न्यूट्रल बने रहिए, सेक्युलर बने रहिए, उसी से मार्क्स आएंगे। आप भले कितने भी अच्छे राष्ट्रभाव से लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके पनिश हो जाएंगे, मार्क्स नहीं मिल पाएंगे ना। आपको थोड़ी पता कॉपी किस मानसिकता का व्यक्ति, किस पार्टी को सपोर्ट करने वाला आदमी। हर व्यक्ति की राजनीतिक चेतना होती है ना, हर व्यक्ति राजनीतिक रूप से किसी न किसी तरफ तो झुका ही है। तो कॉपी चेक करने वाले कौन होंगे अभी एकदम डिसाइड थोड़ी हुआ है कि यही व्यक्ति कॉपी चेक करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग वैसे भी प्रशासन में रहेंगे, तब भी हमको सावधान रहना है, क्योंकि इन चीज़ों से कुछ नहीं होना। जिस दिन ऑफिशियली कुछ हो जाएगा उस दिन ठीक है, आप भी लिखना शुरू कर दीजिएगा, उसमें कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा वो परेशानी वाली बात नहीं है, इशू नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमको दोनों तरफ अलाउ करता है, और वो कभी भी नहीं बोलता कॉन्स्टिट्यूशन की ये इसका मीनिंग है या ट्रांसलेशन है। वो दोनों को वर्ड्स, सेपरेट वर्ड मानता है, सेपरेट वर्ड, ठीक है। इसलिए मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं उसके ऊपर डिस्कस, मेरा पुराना पॉलिटी का क्लास देखेंगे तो उसमें क्लियर कर दिया था मैंने, इंडिया वर्सेस भारत ऑलरेडी कर दिया था। बाकी निजी मान्यता है कि हम लोग क्या मानते हैं क्या नहीं करते, क्लियर हो गया। तो ये है भारत स्टेज 6, ये इस टाइप की चीज़ें जो हम लोग डील करके आए हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ग्लासगो में हुआ पिछली बार, ग्लासगो में, और अभी जो हुआ 2022 में शर्म अल शेख, ये बहुत खबरों में, शर्म अल शेख इजिप्ट 2022 COP27 शर्म अल शेख। अब COP28 होना है अगला, जो दुबई में होगा 2023 में, दुबई में। तो शर्म अल शेख, उससे पहले ग्लासगो है, लेकिन खास करके यहीं पे आप देखिएगा शर्म अल शेख में, उसको बोलेंगे अपग्रेडेड पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में सब लोगों ने शर्म अल शेख में कहा कि नहीं नहीं ऐसे बात नहीं बनेगी। दरअसल पेरिस एग्रीमेंट पुराना हो चुका, और वो जो एनडीसीज आपने लिए थे, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस वाली जो संकल्प लिए थे, वो पुराने हो गए हैं, अब उससे काम नहीं चलने वाला। अब आपको उसमें थोड़ा और कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो 1.5 तो ऑलरेडी हो गया है, और हम तो 2 की तरफ जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज तो बहुत विकराल रूप धारण कर रहा है। तो थोड़े और कमिटमेंट्स बढ़ाइए, संकल्प बढ़ाइए, और मजबूती के साथ आइए। विकसित देश और ज़्यादा फंडिंग करें, फंडिंग अभी तक नहीं किए तो करें। तो सभी देशों के ऊपर एक शर्त थोप दी गई, तो उन्होंने अपग्रेडेड एनडीसीज जारी किए हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस वाली चीज़ें उन्होंने अपडेट किए कि हाँ ठीक है, हमने पहले जो किया था संकल्प वो कमज़ोर किया था। अब हमने 500 गीगावाट, भारत सरकार भी वहाँ करके आई कि 500 गीगावाट
का हम लोग टारगेट लेते हैं सोलर एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी। मेक इन इंडिया करेंगे, यहाँ पर फोटोवोल्टाइक सेल बनाएंगे, सोलर सेल्स बनाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी भी इंपोर्ट डिपेंडेंट है ना, आयात पे ही निर्भर करते हैं। सोलर सेल जो है चाइना के भरोसे ही बनाते हैं, तो सोलर एनर्जी भी हम बना भी लेंगे। इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का, उसका पार्ट बना है। बड़े बड़े सोलर पार्क की योजना है, इसके अलावा विंड एनर्जी भी है, इसके अलावा टाइडल एनर्जी है, न्यूक्लियर वाली बात है, सब मिला के 500 गीगावाट 2030 तक हम कर लेंगे। इंडियन रेलवे का हमने इस साल के बजट में देखा था कि इंडियन रेलवे ने कहा है कि 2030 तक हम नेट ज़ीरो कर देंगे। रेलवे में पूरा ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा हम लोग एफॉरेस्ट्रेशन करेंगे, रिफॉरेस्ट्रेशन। जहाँ पहले जंगल था, कट गया है और वहाँ फिर से जंगल लगाते हो तो उसको बोलते हैं रिफॉरेस्ट्रेशन। और जहाँ पहले बिल्कुल कोई कुछ नहीं है, बैरन लैंड है, जंगल था ही नहीं, सूखी पहाड़ी है, सूखा स्थान है, सूखा मैदान है, और वहाँ आप जंगल लगाते हो तो उसको बोलते हैं एफॉरेस्ट्रेशन। सो एफॉरेस्ट्रेशन एंड रिफॉरेस्ट्रेशन अगर आप बढ़ाते हैं तो आप कार्बन सिंक बढ़ाते हैं। जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाले स्थान बढ़ जाएंगे। सो कार्बन सिंक, तो हमें कार्बन सिंक को एक्सपांड करने की जरूरत है। कार्बन, इसी को हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, CCUS, CCUS का मतलब CSUS या CCUS, खास करके कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन कम्शन, या कार्बन खास करके कम्शन नहीं, सॉरी, कार्बन कंज्यूम, कार्बन को कंज्यूम कर लेना, यूटिलाइज कर लेना, यूटिलाइज कर लेना। यूटिलाइज कहाँ कर सकते हैं? इस बिल्डिंग मटेरियल में यूटिलाइज कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ईंटें बनाने में यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फार्मास्यूटिकल में यूज सकते हैं, FMCGs में यूज कर सकते हैं, फास्ट मूविंग गुड्स सर्विसेज, वहाँ यूज कर सकते हैं। कार्बोनेट ड्रिंक्स जो बनती हैं, उन ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जा सकता है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जा सकता है। तो हम एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले करके यूटिलाइज कर लें, कंज्यूम कर लें, या सिक्वेस्ट्रेशन कर लें, पौधों में जोड़ दें, या फिर स्टोरेज कर दें। एस का मतलब लास्ट में, यूएस में, यूएस लास्ट में, स्टोरेज। बट स्टोरेज टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। कार्बन को स्टोर करके रखना, दबा देना, कहीं गाड़ देना, ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। एटमॉस्फेयर से कार्बन खींच के उसको गाड़ देना, दबा देना, तो ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएंगी। मुश्किल काम है। नॉर्वे ने अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने का, आप वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड ले आइए, हम अपने यहाँ पे स्टोरेज कर लेंगे। बट ये ट्रांसपोर्टेशन ही बहुत महंगी चीज़ है, लीकेज हो सकता है, बड़ी दिक्कत है। क्योंकि यहाँ से ले वहाँ नॉर्वे तक ले जाना, उनके पास ज़मीन बहुत है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है उनके पास, जनसंख्या तो बहुत ही कम है। तो उन्होंने कहा चलो हमारे लैंड को यूज़ कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दबा देते हैं, लैंड में दबा देते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज करना मतलब प्रकृति के साथ ये दूसरे टाइप की छेड़छाड़ है। आप स्टोरेज करके ले जाओगे कैसे? समुद्र के रास्ते भी ले जाओगे, लीक हो गया तो समुद्र में एकदम फैलेगा, तो वहाँ ग्लोबल वार्मिंग एकदम बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें, तो ये वाली चीज़ें जो है ये नए कमिटमेंट्स हैं। और दो टर्म यहाँ पे आई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट जस्टिस। जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट जस्टिस। जस्ट ट्रांजिशन का मतलब ये है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन, आप ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, हाई एमिशन से ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हो। आगे जाके आप, अभी बहुत ज़्यादा एमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, आगे जाके एमिशन बहुत कम हो जाएगा। ग्रीन एनर्जी की तरफ आप जा रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हो। तो ये ट्रांजिशन पीरियड है, ये ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन इन एनर्जी।
अब इसमें जस्टिस होना चाहिए, इसलिए जस्ट ट्रांजिशन, JUST, जस्ट का मतलब जस्टिस, न्याय। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ट्रांजिशन होते समय में किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते समय में कोई नुकसान में ना रहे। ऐसा ना हो कि गरीब देश ज्यादा नुकसान में, अमीर देश ज्यादा फायदे में, तो फिर जस्ट ट्रांजिशन नहीं होगा। और इसी को जब हम ब्रॉड कंसेप्ट में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट जस्टिस। अभी हम आते हैं इसके ऊपर, क्योंकि इनइक्वलिटीज बहुत हैं। अगर हम कंट्री की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे तो जस्ट ट्रांजिशन, खास करके कंट्री के लेवल पे भी बात करेंगे तो खास करके ट्रांजिशन वाली बात कर रहे हैं तब। और दूसरा, आप क्लाइमेट चेंज के लिए जब भी काम करोगे, इसीलिए वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और क्लाइमेट फिनेंस वो इसी का हिस्सा है। क्लाइमेट जस्टिस यानी कि जलवायु न्याय, न्याय होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के समय में जो कमजोर है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, कमजोर को नुकसान ना हो, और जो मजबूत है उसको ज्यादा फायदा भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो अमीर अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब हो जाएगा। तो क्लाइमेट जस्टिस, इसलिए जब भी पढ़ेंगे ना आप कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वीमेन, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन चिल्ड्रन, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वीकर सेक्शन, कोस्टल रीजन के जो लोग हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट क्या है, बराबर इम्पैक्ट होना चाहिए। सभी लोगों को बराबर नुकसान झेलने होंगे। दुनिया में धरती के कोने कोने में रहने वाले हैं, इसके लिए बैलेंस बनाने की जरूरत है। उसको बोलेंगे क्लाइमेट जस्टिस। और खास करके ट्रांजिशन के समय में, आप ट्रांजिशन कर रहे हैं, आपने तो कहा हम ट्रांजिशन कर रहे हैं। अब पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी, लेकिन क्या नई गाड़ी पुराना आदमी खरीद पाएगा? तो क्या वो गाड़ी नहीं चला पाएगा? वो कार अगर नहीं चलाएगा तो फिर वो तो बिना कार का हो गया, कार होते हुए भी, क्योंकि आपने तो बोल दिया ट्रांजिशन होगा। तो ये जस्ट ट्रांजिशन नहीं होगा। इसलिए आपको CBDR वाले पैमाने को मानना पड़ेगा। CBDR का मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो भारत यही आवाज उठाता है। पेरिस में भी, ग्लासगो में भी, शर्म एल शेख में भी और आगे जाके दुबई में भी उठाने वाला है कि CBDR करिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कॉमन रहेगी, बट तो कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अमीर देशों की रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी होगी, हमारी दूसरी होगी, क्योंकि हमने अभी कार्बन एमिशन नहीं किया है। अभी कार्बन एमिशन में हमारा 7% का कंट्रीब्यूशन, 7 के आसपास है। लेकिन इतिहास के हिसाब से देखें तो हमने केवल 3% कंट्रीब्यूशन किया है हिस्टोरिकली। ऐतिहासिक रूप से भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है। US 40% तक कर देता है, 30% तक कर देता है। चाइना 20, अभी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर क्लाइमेट चेंज के लिए यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन में चाइना है सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर पे US है, हम तीसरे नंबर पे 7% के साथ, जबकि दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या। तो पर कैपिटा के हिसाब से हम बहुत कम है, क्योंकि जनसंख्या बहुत है। और इतिहास के रूप से देखें तो हम लोग केवल 3% है, यानी कि 97% जो एमिशन है वो दूसरे देशों ने किया है, भारत ने नहीं किया। जबकि जनसंख्या तो भारत की पहले भी ज्यादा ही रही है दूसरे देशों से। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी दूसरी है। इसलिए हम 2070 तक जीरो करेंगे, नेट जीरो। तो भारत सरकार ने जो कमिटमेंट किया है वो नेट जीरो 2070 कोशिश करेंगे पहले करने की, लेकिन 2070 तक हम जो सस्ता कोयला है उसको यूज करेंगे, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है और सस्ता है। दूसरे जो एनर्जी के सोर्स हैं वो ज्यादा है। तो भारत का विवाद यही है। भारत इस डिबेट में क्या है, कभी आपको पूछे कि COP23 में, COP27 में, शर्म एल शेख में भारत का क्या रोल था, रोल ऑफ इंडिया इन COP27। कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आप ये बोलिए कि रोल ऑफ इंडिया इन COP27 इज
CBDR issue. India raised CBDR issue, common but differentiated responsibility, and slow movement of climate finance. इंडिया ने नाराजगी जताई है. इंडिया ने नाराजगी जताई है किसके खिलाफ? स्लो मूवमेंट, फास्ट होना चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में कोऑपरेशन ज्यादा चाहिए फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज. क्लियर? तो अब दुबई में क्या चर्चा हो सकती है? दुबई में एक और नया चीज आया है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना है, वो है लॉस एंड डैमेज कंसेप्ट. लॉस एंड डैमेज कंसेप्ट. देखिए, विकसित देश पैसा देने के मामले में जी चुरा रहे हैं. एक तो उनको जब कहा गया कि आपको ग्रांट देनी है, अनुदान देना है, क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब ग्रांट है, तो वो लोन को भी उसी में काउंट कर रहे हैं. वो बोलते हैं कि हम आपको लोन देंगे. लोन मतलब आप वापस चुकाएंगे. अभी आप क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पे लोन ले लीजिए, बाद में अपने यहाँ टेक्नोलॉजी विकसित कीजिए, जलवायु परिवर्तन को होने से रोकिए, कार्बन एमिशन कम कीजिए, और जब आप सक्षम हो जाओ तो उसको ब्याज नहीं लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उस पैसे को वापस लौटा देना. ग्रांट जो होती है, अनुदान जो होता है, वो हमेशा के लिए होता है. आपको दे दिया है, हम भूल गए, अब आप अपने यहाँ कार्बन एमिशन कम कीजिए. तो भारत ग्रांट के पक्ष में है, लोन के पक्ष में नहीं. एक चीज. दूसरी चीज जो अभी शर्म एल शेख में निकल करके वो आई है, लॉस एंड डैमेज फंड. तो व्हाट इज लॉस एंड व्हाट इज डैमेज? तो डिफरेंस ये है कि लॉस परमानेंट होता है. जैसे समुद्र में कोई शहर डूब गया तो लॉस हो गया. लेकिन कोई बैरन लैंड बन गया, पहले जंगल था और अब वहां पर जंगल नहीं है, डिफॉरेस्टेशन हो गया है, ओवर ग्रेजिंग या और भी कोई किसी कारण से, तो आप कोशिश करके उसको वापस लौटा सकते हो, उसको कहेंगे डैमेज. तो डैमेज को रिकवर किया जा सकता है, बट लॉस को रिकवर नहीं किया जा सकता. तो एक नया फंड विकसित करने की बात हुई है शर्म एल शेख में, जिसको बोलेंगे लॉस एंड डैमेज फंड. अब विकसित देश फिर बोल रहे हैं कि ये क्लाइमेट फाइनेंस का ही भाग है, लॉस एंड डैमेज. जबकि जो अल्प विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, लॉस एंड डैमेज फंड को डिफरेंट रखिए, मिटिगेशन फंड को डिफरेंट रखिए, एडाप्टेशन फंड को और मिटिगेशन फंड को आप क्लाइमेट फाइनेंस बोल सकते हैं. तो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट फंड, मिटिगेशन फंड एंड एडाप्टेशन फंड. बट लॉस एंड डैमेज फंड इज अ डिफरेंटली थिंग. वो नहीं है, वो बिल्कुल अलग है. उसको डिफरेंटली आपको ट्रीट करना होगा, क्योंकि लॉस एंड डैमेज जो दे रहे हैं तो अभी दुबई में इसी के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा होगी. तो मैंने पहले से आपको एजेंडा बता दिया, तो आप फोकस करिए, थोड़ा सा बारीक लेके चलेंगे. अब आपको समझ में क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या लैंग्वेज है, ठीक है. और अब एक क्वेश्चन लिखिएगा कि व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वीमेन, क्योंकि ये क्लाइमेट जस्टिस का पार्ट होगा. महिलाओं पर क्या असर होगा जलवायु परिवर्तन का? तो महिलाएं सबसे ज्यादा वनरेबल होती हैं. वाटर स्ट्रेस आएगा, मान लिया जाए तो घर में लड़के और पुरुष तो जनरली पानी लेने के लिए नहीं जाते. पानी पीने की व्यवस्था करने का काम रूरल एरिया में स्पेशली किसके पास होता है? महिलाएं ही व्यवस्थाएं करती है. तो महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा असर आना. एग्रीकल्चर में भी अगर पानी नहीं हुआ और स्ट्रेस आया और दिक्कतें आई तो महिलाओं को ही दिक्कत आएगी. तो लाइवलीहुड की दिक्कत आएगी, एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत आएगी. अगर कोई काम गांव में बंद हो गया, डेवलपमेंट वर्क बंद हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क पे काम में दिक्कत आई, पानी की वजह से कंस्ट्रक्शन वर्क बंद हो गया, तो जॉब लॉस किसका होगा? जॉब से सबसे पहले तो महिला ही जाएगी. ठीक है. तो महिलाओं पे बहुत ज़्यादा असर होता है क्लाइमेट चेंज का. फिर हीट स्ट्रोक, फिर कमाई के साधन बचत उनके पास नहीं होती तो उन्हीं को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा. फिर वो आत्मनिर्भर नहीं होती, सेल्फ डिपेंड नहीं होती, खुद की कमाई खुद नहीं कर पाती, कई बार डिपेंडेंट होती, तो उन्हीं पे असर आएगा. टोटल अगर लॉस होगा तो माइग्रेशन होगा तब भी उन्हीं पे सबसे ज़्यादा असर आएगा, बच्चों पे भी. सो बच्चों और महिलाओं पे क्या क्या डिफरेंटली असर होगा. वीकर सेक्शंस पे क्या असर होगा? डेफिनेटली वो वनरेबल हैं,
उनके पास जैसे लोग तो एसी वाले तो एसी चला लेते हैं, गर्मी का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। कार में भी एसी होता है, ऑफिस में भी एसी होता है, घर में घुसते हैं वहाँ पे भी एसी होता है। लेकिन जिसके घर में भी एसी नहीं है, जिसको सड़क पे भी चलना है, जिसको धूप में भी रहना है, घर में भी नहीं है, तो उसको तो सब जगह गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो जो ज़्यादा हीट वेव्स जब आएंगी और जब हार्श विंटर होंगे तब भी सबसे ज़्यादा उसी को नुकसान होगा। ठंड के दिनों में सबसे ज़्यादा गरीब को ही नुकसान होगा। सो व्हीट सेक्शन को क्या क्या नुकसान, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आप क्वेश्चंस करिएगा कि इनके इम्पैक्ट क्या हैं और क्लाइमेट चेंज जो है वो किस प्रकार अलग अलग वर्गों को प्रभावित करता है। तो इसी को मिला करके बोलेंगे जस्ट ट्रांजिशन और क्लाइमेट जस्टिस। ये कि बिल्कुल अब मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट के ऊपर अगर इस टाइप के सवालों में से कोई क्वेश्चन आया तो आप, और इन लैंग्वेज में आपको ये जो जितनी मैंने टर्मिनोलॉजी यूज़ की ये सब एग्जाम में लिखने वाली है, ठीक है। और ये सब अगर आपने किए तो मुझे नहीं लगता आप किसी बच्चे से पीछे रहेंगे देश में। सबसे बेस्ट आंसर में जाएंगे आपके आंसर। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की